नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम एक प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यह एग्जाम कनिष्ठ सहायक और विभिन्न पदों के लिए, अलग अलग पदों के लिए आयोग ने इसको कंडक्ट करवाया था, यूके SSC ने 6 मई 2018 को। तो इस पूरे पेपर को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और साथ ही इससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं कि इसका रिजल्ट कब आया था, मेरिट कितनी रही थी, टाइपिंग के लिए कब बुलाया गया था और कितने प्रश्न इसके अंदर आयोग ने डिलीट करे थे या आंसर चेंज करे थे, वो सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे। जो भी आंसर है, ये फाइनल जो रिवाइज आंसर की आई थी उसके ऊपर ये मैंने बनाया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और साथ ही आपको अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपका स्कोर यहाँ पे कितना आया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उद्दत का विलोम शब्द कौन सा है? तो इसमें से उद्दत का जो विलोम शब्द है वो है ऑप्शन सी, सौम्य। दूसरा प्रश्न है, अनुपस्थित यहाँ पे होगा, अनुपस्थिति में उपसर्ग कौन सा है? तो अनुपस्थिति की अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये होता है अन धन उपस्थिति। ठीक है, तो अनुपस्थिति इसको कर देना और इसके अंदर जो उपसर्ग है वो है ऑप्शन बी, अन वाला। ठीक है, सही कथन युग्म का चयन कीजिए। तो इनमें से आपने बताना है सही स्टेटमेंट और सही जो इनका युग्म है वो कौन सा है। अगर हम ऑप्शन देखें ए, तो शशि गा रही और नाच रही है, ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, कठोर बनकर भी सहृदय बनो, सरल वाक्य है, यह भी सही है। जिसने टोपी पहन रखी है वह बाबू कहाँ गया, तो ये हमारा मिश्र वाक्य है, यानी कि उपयुक्त सभी हमारे यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? इजी क्वेश्चन है, आपको पता है राजभाषा आयोग 1955 में बना था। डेट 1955 केवल एक ही साल दे रखा था, तो आप इसको इजीली कर सकते थे। ठीक है, अंकुर का पर्यायवाची क्या होगा? तो अंकुर शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो होता है ऑप्शन ए, नवोदित जो होता है ये अंकुर शब्द का पर्यायवाची होता है। अंकुर का इसके अलावा कली का या कली भी अंकुर शब्द का ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। परिश्रम करने वाला छात्र पास हो जाएगा, रेखांकित अंश में कौन सा पदबंध है? तो इसके अंदर आपने पदबंध बताना था। जो इसका राइट आंसर बताया आयोग ने वो है ऑप्शन डी, संज्ञा पदबंध। ठीक है, पहले इसमें कुछ कन्फ्यूजन था कि ऑप्शन सी होगा या डी होगा, लेकिन आयोग ने जो रिवाइज आंसर की वहाँ पर भी संज्ञा पदबंध ही दिया, यानी कि ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है ये किसी संज्ञा के लिए प्रयुक्त हो रही है। ठीक है, ये संज्ञा के रूप में यहाँ पे कार्य कर रहा है। वह सर्वनाम किस भेद के अंतर्गत आता है? तो ये जो वह शब्द है यह कौन से सर्वनाम का पार्ट है? तो यह अन्य पुरुष के तहत आता है। ठीक है, वह हो गया या यह हो गया, ये वे, ये सब किस में आते हैं? अन्य पुरुष में आते हैं। निम्न में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है? तो आपने तुर्की भाषा का शब्द यहाँ पे पहचानना था। ऑप्शन डी, कैंची जो है यह एक तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, अगला है, अनुभवी का विशेष्य क्या होगा? तो अनुभवी या जो शब्द है यह किससे मिलकर बना है? तो यह अनुभव से मिलकर बना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये यहाँ पर इसको अनुभाव कर देना। ठीक है, एक ऑप्शन अनुभाव था, दोनों मिस टाइप में अनुभव हो गए हैं, एक अनुभाव था। ठीक है, तो अनुभव से मिलकर बनता है अनुभवी। निम्न में से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की रचना कौन सी है? तो हिंदी के अंदर इस क्वेश्चन को डाला गया था, हम उत्तराखंड के अंदर भी इसको पढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन है। इनकी जो रचना है वो है हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। ये इनका शोध ग्रंथ भी है जो कि इन्होंने अंग्रेजी में लिखा था। कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है? तो कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है गोदान को, जो कि किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। अगला है, परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में है? तो आपको यहाँ पर कुछ वाक्य दे रखे हैं, आपने बताना है जो परिमाणवाचक विशेषण है वो किस में आता है। तो देखें, अगर आप 2 किलो अनाज दे दीजिए, इसके अंदर हमारा परिमाणवाचक है क्योंकि ये हमें क्वांटिटी बता रहा है। अगर आप देखें मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, इसमें कौन सा है? तो ये हमारा संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनकी संख्या निश्चित है, 2 दर्जन केले मांगे हैं, यानी कि इनकी संख्या निश्चित है, 24 है, संख्या हमें पता चल रही है। यहाँ पर हमें क्वांटिटी पता चल रही है, कितना हमें चाहिए, किलो चाहिए, क्विंटल चाहिए, सब हमें कहाँ पता चलता है? परिमाणवाचक में। वर्ष ऋतु का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, वर्षाधन ऋतु वर्ष ऋतु का संधि विच्छेद होगा। राहुल सांकृतान का मूल नाम क्या था? देखिए, राहुल सांकृतान का मूल नाम था केदार पांडे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और फ्रेंड ये जो एग्जाम पेपर था इसकी मेरिट काफ़ी हाई गई थी। सारी बातें हम करेंगे अभी वीडियो के एंड में, जब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ बातों की। तारीख शब्द कैसा है? तो तारीख शब्द जो है यह एक विदेशी शब्द है। उपनाहा शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आए थे जिनका कोई भी अर्थ आप बता नहीं सकते कि लॉजिक कहाँ से ये क्वेश्चन आए हैं। तो उपनाहा शब्द का जो अर्थ होता है जूते के लिए प्रयोग में आता है। जौनसारी बोली निम्नलिखित में से किस वर्ग में आती है? तो जौनसारी बोली जो है यह पश्चिमी पहाड़ी बोली के अंतर्गत आती है।
लघु उत्तरी शब्द में कौन सी संधि है? देखिए यह क्वेश्चन जो था पहले जब आयोग ने आंसर की निकाली अपनी, तो इसका आंसर माना दीर्घ संधि। ठीक है, लघु उत्तरी में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। लेकिन बाद में आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया। तो जो इस पेपर के अंदर 2 क्वेश्चन आयोग ने डिलीट करे, दूसरा एक पहला प्रश्न था यही वाला। ठीक है, तो इसका आंसर दीर्घ संधि तो नहीं होगा और इनमें से भी शायद कोई दूसरा नहीं होगा, तभी आयोग ने आंसर को डिलीट करा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ ही दें। अगला है मैं पर किस कारक के चिन्ह हैं? तो मैं या पर ये कौन से कारक चिन्हों में आते हैं? तो ये आते हैं अधिकरण कारक के अंदर। ठीक है, तो अधिकरण कारक है और कारकों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्म से, ऐसा वाला पढ़ते हैं ना हम, तो उन्हीं कारक की यहाँ पर बात हो रही थी। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इनमें से आपने पुल्लिंग शब्द बताना था। जो राइट आंसर यहाँ पर था वो था कुटुंब, जिसको हम परिवार भी कहते हैं। ठीक है, तो कुटुंब क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है, बाकी सभी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। पहचान के लिए आप इनके साथ एडजेक्टिव लगा के चेक कर सकते थे कि कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है। अगला है योजना आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का स्तर कब प्रदान किया? ठीक है, तो उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा जो दिया गया, ये दिया गया 1 अप्रैल 2001 को। ठीक है, देखिए जो एग्जैक्ट आंसर था वो 2 मई को दिया था सरकार ने, लेकिन आयोग ने जो माना है वो 1 अप्रैल 2001 से माना है और हो सकता है 1 अप्रैल 2001 से ही वो लागू हुआ हो, इसीलिए यही आंसर माना गया है। तो आप इसी को आंसर करेंगे जब अगली बार भी ये प्रश्न बनेगा। कई लोगों ने उपयुक्त में से कोई नहीं भी करा होगा। ठीक है, नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो मूल कर्तव्य जो हैं हमारे, वो संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग 4A के अंदर ये वर्णित किए गए हैं। और अगर आर्टिकल पूछता तो 51 क के अंदर इनको वर्णित किया गया है। ठीक है, मूल कर्तव्यों को संविधान के अंदर जोड़ा कब गया था? तो जोड़ा इनको 1976 में गया था, 42वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, और रूस से इनको लिया गया है। किसकी सिफारिश पर इनको जोड़ा गया? कमेंट आप करेंगे। ठीक है, किसने कहा संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो ये जो स्टेटमेंट दी थी कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया था, ये दी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला है सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत बार रिपीटेड ये क्वेश्चन हो चुका है। सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है यहाँ 1993 में बना था। देखिए जो ऐसे ईयर वाले क्वेश्चन हैं, इस पूरे पेपर को अगर आप देखेंगे तो इसमें 13 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें सिर्फ आपको साल पूछे गए हैं या डेट पूछी गई है। सिर्फ 13 क्वेश्चन ऐसे हैं, लगाइए आप, कि केवल आपको साल याद रखने हैं उसमें। अगला है एक बंदर 50 फीट ऊंचे की सीधे खंबे पर चढ़ने का प्रयास करता है। 1 मिनट में बंदर 7 फीट ऊपर चढ़ता है और फिर 3 फीट नीचे चलता है। तो बंदर को खंबे के शिखर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? यानी कि एक बार में 7 मीटर कूदता है तो 3 मीटर वापस आ जाता है। 1 मिनट में 4 यानी कि 11 मिनट में 44, और अगली बार 12वें मिनट में जब कूदेगा 7 पहुँच जाएगा 51 पे। यानी कि आंसर डी इसका राइट आंसर है, 12 मिनट में। अगला है अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो अशोक द्वारा तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र के अंदर, इसका आयोजन किया गया था। देखिए आपको चारों जो बौद्ध संगीतियाँ हैं और जो 2 जैन संगीतियाँ हैं, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कहाँ आयोजित की गई, किसके शासनकाल में, और उसका अध्यक्ष कौन था? ठीक है, अगला है एबाउट माउंट किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एबाउट माउंट ये स्थित है चंपावत में। ठीक है, नगाड़े खामोश हैं नाटक के रचनाकार कौन है? तो 29 जो हमारा क्वेश्चन है, नगाड़े खामोश हैं, इसके रचयिता हैं गिरीश तिवारी गिरदा। श्रृंखला में गलत पद कौन सा है? तो आपने यहाँ पे बताना था इनमें से गलत पद कौन सा है। रीजनिंग भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे पूछी गई थी। ठीक है, तो अगर आप इनको देखेंगे तो ये पहले क्यूब किए गए हैं। ये 2 का क्यूब किया, फिर 3 का क्यूब किया, फिर 4 का क्यूब किया, और फिर उनमें से 1 माइनस किया। ठीक है, तो ये 2 का क्यूब 8 हुआ, 1 माइनस किया 7। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। 1 माइनस करते तो यहाँ पे 26 आना था, यानी कि 28 जो है ये गलत पद है। ठीक है, बाकी सभी हमारे सही हैं। ये कितना? 4 का क्यूब है, उसमें 1 माइनस किया। ये 5 का क्यूब है, 1 माइनस किया। ठीक है, मुलिंगला दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो मुलिंगला जो दर्रा है यह उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? देखिए शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना पूछे या शिव समुद्रम जल प्रपात पूछे, दोनों ही कर्नाटक में हैं और दोनों ही कावेरी नदी पर हैं। ठीक है, अगला है ASCI यानी कि आस्की, यहाँ पर फुल फॉर्म थी इसकी, आस्की की आपको फुल फॉर्म पूछी जा रही थी। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है,
आसन बैराज का निर्माण कब किया गया? तो आसन बैराज का निर्माण किया गया था ऑप्शन बी 1967 के अंदर। ठीक है। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? इसको यहाँ पे स्वर्णिम कर देना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। देखिए ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, इसके अंदर भारत के 4 जो प्रमुख महानगर हैं उनको जोड़ा गया था, जिसमें दिल्ली था, कोलकाता था, चेन्नई था, हैदराबाद की जगह मुंबई था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, हैदराबाद नहीं था। 6 दोस्त दीपक, रोहित, सचिन, प्रीति, रेखा, सोनी एक वृत्ताकार गोले में बैठे हैं और आपको बताया है कौन कैसे बैठ रखा है। तो आपको इनको ऐसे बनाना था गोले को, और फिर इन 6 दोस्तों के आपने 6 सीटें बना दी, सभी का मुंह अंदर को है, फिर आपको इनकी लोकेशन के आधार पर इनको बैठाना था और आपका आंसर यहाँ पे आ जाता रोहित। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो था रोहित। ठीक है, आप इसको ऐसे बना सकते हैं। बागेश्वर के मुख्य मंदिर के भीतर किस राजा की मूर्ति है? तो ये क्वेश्चन हमने चंद्रवंश पढ़ा था पूरा डिटेल में, वहाँ पर भी देखा था और बहुत बार हम इसको वन लाइनर में भी कर चुके हैं, एमसीक्यूज में भी कर चुके हैं। जो बागेश्वर के अंदर जो चंद राजा है वो किसकी मूर्ति है? वहाँ पर दीपचंद की मूर्ति है। शंकर गुफा कहाँ स्थित है? देखिए शंकर गुफा जो है यह देवप्रयाग में स्थित है। अगर शंकर मठ पूछा होता तो वो श्रीनगर में होता, ठीक है, या पौड़ी में होता। हाँ, 1881 का प्रथम कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ था? तो देखिए जो 1881 में पहला कारखाना अधिनियम आया था ये लॉर्ड रिपन के समय में आया था। ठीक है, और जो दूसरा कारखाना अधिनियम आया था वो 1891 में आया था, लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। ठीक है, निम्न में से उस शब्द को छांटे जो रिकमेंडेशन शब्द के अक्षरों से मिलकर नहीं बना है। तो आपको केवल ये देखना था कि आपको इनमें से ऐसा शब्द देखना है जिसके अंदर कोई ऐसा वर्ड आया हो जो यहाँ नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें कम्युनिकेट के अंदर तो यहाँ पे यू शब्द आया है, यू यहाँ कहीं भी नहीं है, यानी कि इसका इस्तेमाल करके हम इस शब्द को नहीं बना सकते। ऑप्शन डी राइट है। अगला है मुचकुंद गुफा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो मुचकुंद गुफा जो है यह बद्रीनाथ के पास स्थित है। उड़ीसा का तालीचर श्रेणी मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। तो उड़ीसा के जो तालीचर श्रेणी है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन बुक्सा जनजाति का त्यौहार है? तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। होगण, ढेलिया और गोटरी ये सभी क्या हैं? ये बुक्सा जनजाति के त्यौहार हैं। कंडाली या किरजी नामक उत्सव भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो देखिए कंडाली उत्सव या जिसको किरजी उत्सव भी कहा जाता है, ये इसको कौन मनाती है? भोटिया जनजाति, और हर 12 साल में इसको मनाया जाता है। किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? तो हरिद्वार को मायापुरी कहा गया है स्कंद पुराण के अंदर। ठीक है। राख उपयोग नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन था? तो ये अच्छा क्वेश्चन था उस समय के अकॉर्डिंग। तो राख उपयोग नीति लागू करने वाला पहला राज्य था महाराष्ट्र। निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल यमुना और मोरतगाड़ के संगम पर अवस्थित है? तो इन दोनों नदियों के संगम पर बसा हुआ है लाखा मंडल। अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि यमुना और रिखवाड़ नदी के संगम पर है लाखा मंडल। अब आपको एक और साथ में जोड़ देना है, मोरतगाड़ और यमुना के संगम पर भी लाखा मंडल है। अगला है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए, जिसको हम कहते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो हमारी अथॉरिटी है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो होते हैं प्रधानमंत्री। तो अगर आपको ऐसा प्रश्न बन जाए कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आप बता सकते हैं जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। अगला है परिमार्जन नेगी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो परिमार्जन नेगी जो हैं यह शतरंज के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वैली ऑफ फ्लावर जो ये किताब है यह फ्रैंक स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, फ्रैंक स्मिथ के द्वारा इसको लिखा गया था, वैली ऑफ फ्लावर्स। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विजातीय है? विजातीय यानी कि कौन सा युग्म इसमें से ऑड है, यानी कि अलग है। तो अगर आप देखें इनको तो ये भी इसका स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर केवल एक ही दे रखा है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, बाकी कोई भी स्क्वायर नहीं है। अगला है उत्तराखंड में किस पर्वतारोहित द्वारा एवरेस्ट शिखर पर 6ठी बार चढ़ने का कीर्तिमान स्थापित किया गया था? तो ये कीर्तिमान जो बनाया था लवराज धर्मसत्तू ने बनाया था। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए जो विरूपाक्ष मंदिर है यह हम्पी में है, और कल की वीडियो में हमने हम्पी के बारे में पढ़ा था। विजयनगर साम्राज्य की ये राजधानी थी, तुंगभद्रा नदी के तट पर ये स्थित है। ठीक है। अगला है लदिया सहायक नदी है। तो जो ये लदिया नदी है ये काली नदी में मिलने वाली अंतिम नदी है उत्तराखंड की। तो लदिया किसकी सहायक नदी है? काली नदी की। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या की दशकीय, इसको दशकीय कर देना, ठीक है, दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो 2011 के अनुसार उत्तराखंड की दशकीय वृद्धि दर है 18.81%। ये 2 बार उत्तराखंड के एग्जाम में आ चुका है 2018 के बाद से। ठीक है, ये क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो भारत की जो नेशनल इनकम है उसका आकलन करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO।
अगला है कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। देखिए इसका क्वेश्चन जब आया था, इसका जब आंसर की आई थी आयोग की पहली वाली, तो आयोग ने माना 1966, क्योंकि कंफ्यूजन है इसके अंदर, बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि इसका आंसर क्या है। हालांकि कई लोगों को क्लियर होगा कि इसका आंसर 1976 है, वो अभी क्लियर हो जाएगा जिनका नहीं है। देखिए आयोग ने पहले इसका आंसर 1966 माना, लेकिन जब रिवाइज आंसर आई तो आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन डी माना। तो ये कंफर्म हो चुका है, कुमाऊं मंडल विकास निगम 1966 पूरा गलत है, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि 1976 इसका राइट आंसर है। इसलिए आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए और सभी लोगों को दिखानी चाहिए, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, हम जब एग्जाम देकर आते हैं केवल जो पहली आंसर की आती है हम उसको देखते हैं और अपने मन के अंदर बात बैठा देते हैं कि अगली बार जब कुमाऊं मंडल विकास निगम आएगा, आयोग ने 66 माना है, हम 66 मानेंगे। रिवाइज आंसर की बहुत कम बच्चे देखते हैं, लेकिन रिवाइज में आंसर क्या हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला है बंधुआ मजदूरी प्रणाली कानून पारित हुआ। तो बंधुआ मजदूरी जो ये कानून था ये कब पारित किया गया, ये भी 1976 में पारित किया गया था। ठीक है, तिलाड़ी कांड का संबंध किससे है। देखिए तिलाड़ी कांड 1930 में हुआ था, टिहरी के अंदर 30 मई 1930 को, और ये किसके लिए हुआ था, इसका संबंध था वन अधिकारों से, क्योंकि सरकार ने टिहरी रियासत के अंदर क्या कर दिया था, टिहरी शाही ने जो समय कि लोगों के जो घर थे या लोगों के जो ज़मीन थी उनको भी जो सरकारी ज़मीन थी वो घोषित कर दिया था। ठीक है, तो वन अधिकारों के लिए लड़ाई हो रही थी कि हमारे जो वन अधिकार है वो हमें वापस दिए जाएँ। पमाटा के निकट भगाड़ी नामक स्थल पर युद्ध गढ़नरेश और किसके मध्य में हुआ था। तो यह जो युद्ध हुआ था, यह गढ़नरेश उस समय जो थे फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच में यह युद्ध हुआ था। हालांकि हुआ नहीं था, लेकिन ऐसा उल्लेख मिलता है कि दोनों की सेनाएं आमने सामने आ गई थी। अगला है सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि किस शासक ने धारण करी थी। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी डीप क्वेश्चन था। यह जो उपाधि थी यह हर्षवर्धन ने धारण करी थी। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन था यह। डिबेटिंग क्लब जो है यह 1870 में बना और 1871 ने इसी डिबेटिंग क्लब ने अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत करी। चैतू और माणकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था। तो चैतू और माणकू ये रहते थे सुदर्शन शाह के दरबार में। ठीक है, अगला है निम्न में से किसे पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया है। यह पद्मश्री सम्मान नहीं मिला है इनमें से किसको, तो ये आपने बताना था। अगर हम पुष्पेश पंत की बात करें, इनको 2016 में मिल चुका है। शेखर पाठक की अगर हम बात करें तो इनको 2007 में मिल चुका है। अनिल प्रकाश जोशी को 2006 में पद्मश्री मिला और 2020 में इनको पद्म भूषण मिल गया। केपी नौटियाल इनको नहीं मिला है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला है विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून यानी कि फेमा किस वर्ष में लागू किया गया। तो यह जो कानून था यह लागू किया गया था 1999 में। आप देख रहे हैं ईयर कितने ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ईयर वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ईयर भी याद रखने हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलता है, अगर उसमें आपको साल मिल जाता है तो साल आपको तो गारंटी के साथ उसको याद रखना है। ठीक है, नहीं तो एग्जाम के अंदर ईयर ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आयोग की तरफ से। टिहरी बांध परियोजना से बिजली उत्पादन कब शुरू हुआ। तो टिहरी बांध परियोजना का जो पहला चरण था यह 2006 में शुरू हुआ। सतत विकास के लिए आवश्यक दशाएं क्या हैं। तो सतत विकास का अर्थ होता है कि पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान न पहुंचाते हुए या पर्यावरण को वैसा ही बनाए रखते हुए विकास होना। ठीक है, विकास करना, उसी को कहते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास। तो इसके लिए जो आवश्यक है वो है उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी। प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय जाता है। तो प्रजाबंधु जो ये समाचार पत्र था यह अल्मोड़ा से आता था। 1947 में इसकी शुरुआत हुई थी, जयदत्त वेला के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। तो किसी भी वस्तु का जो मूल्य, जो उसका प्राइस होता है, वो उसकी मांग के द्वारा और उसकी पूर्ति के द्वारा, कि उसकी डिमांड कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड होता है, यानी कि ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अगला है निम्न में से कौन सा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी यहाँ पर पूछी जा रही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। रोम जो है रीड ऑनली मेमोरी, ये क्या है, हमारी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अगला है कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। फिर से वर्ष पूछ लिया गया। तो कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन इसकी स्थापना 1939 में हुई थी और गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन की स्थापना 1941 में हुई थी। मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई भी विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है कहाँ पर। अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है या उल्लंघन होता है तो आप कहाँ जा सकते हैं। तो आप सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, दोनों में से कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर माउस की खोज किसने करी थी। तो सर्वप्रथम जो कंप्यूटर माउस है इसका जो खोज करी थी या इसको जो बनाया था वो बनाया था डगलस एंगलबर्ट ने या डगलस एंजलबर्ट ने। ठीक है, एक ही है, ऑप्शन बी। खशकुरा भाषा का संबंध किससे है। तो ये जो खशकुरा भाषा है यह गोरखाली से संबंधित है।
अगला है मंगोलों ने किसके शासन में भारत पर आक्रमण किया था। देखिए मंगोलों ने भारत पे आक्रमण करने शुरू किए थे इल्तुतमिश के शासनकाल से। अगर प्रश्न बनता मंगोलों ने सर्वाधिक आक्रमण किसके शासनकाल में किए तो फिर अलाउद्दीन खिलजी होता, लेकिन पहला आक्रमण अगर पूछा जाए ये सबसे प्रसिद्ध आक्रमण वो इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। किस वर्ष भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बंगाल से देहरादून स्थानांतरित किया गया। तो ये ट्रांसफर किया गया था बंगाल से देहरादून, जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, बंगाल के अंदर इसकी स्थापना 1767 में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। वाराही देवी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। तो वाराही देवी मंदिर यहाँ देवीधुरा चंपावत में स्थित है। किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलिदून स्थित है। तो देखिए पाटलिदून जो है यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य में स्थित है। फोर्ट्रॉन का पूरा नाम क्या है। तो ये एक फॉर्मूला, ये जो इसका पूरा नाम है वो है फॉर्मूला ट्रांसलेशन कंप्यूटर लैंग्वेज है और सबसे पहले विकसित की गई ये कंप्यूटर लैंग्वेज है। ठीक है, फोर्ट्रॉन। द दून स्कूल का संस्थापक कौन था। तो दून स्कूल के संस्थापक हैं क्षितिज रंजन दास। अगला है उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय वन ये कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया में ये पाए जाते हैं। देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन 4 सिद्धपीठ में सम्मिलित नहीं है। तो 4 प्रसिद्ध सिद्धपीठ हैं देहरादून के अंदर, कौन कौन से हैं। देखिए भैरव सिद्ध नहीं है, इसके अलावा कालू सिद्ध है वहाँ पर, बाकी लक्ष्मण, माणक और मांडू सिद्ध ये चारों हैं। भैरव सिद्ध यहाँ पर राइट आंसर है। यदि किसी माह की 1 तारीख को सोमवार है तो उस माह के दूसरे शनिवार के 4 दिन बाद कौन सी तारीख व दिन होगा। तो आप इस क्वेश्चन को भी आराम से बना सकते थे कि अगर पहली तारीख को सोमवार है तो यानी कि जो अगली तारीख होगी, अगला सोमवार होगा वो 8 तारीख को होगा, और जो शनिवार है 8 तारीख को अगर सोमवार है तो 7 तारीख को आपका संडे हो गया, 6 तारीख को आपका शनिवार है। अगला शनिवार कब होगा, वो 13 तारीख को होगा, और 13 तारीख के बाद आपको 4 दिन छोड़ने हैं, आपका आ जाएगा 18 तारीख और उस दिन हो जाएगा बृहस्पतिवार। पंचाचूली शिखर, इसको शिखर कर देना। पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। देखिए सीधा फैक्ट बेस पे क्वेश्चन आ गया, सीधा आपको डाटा पूछ लिया। तो पंचाचूली शिखर की जो ऊंचाई है वो है 69.04 मीटर। उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो उत्तराखंड का जो पहला वित्त आयोग था इसके अध्यक्ष बनाए गए थे R.K. धर। आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। देखिए काफ़ी डीप क्वेश्चन था, जिसने डिटेल में पढ़ा हो वही इसका बता पाया होगा। और आयोग ने पहले जब इसकी पहली आंसर की आई थी तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लगा था, क्योंकि आगरा में जो जामा मस्जिद है माना जाता है कि उसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। लेकिन जब फाइनल आंसर की आई तो भी आयोग ने इस क्वेश्चन से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी। इसका जो राइट आंसर माना गया वो जहाँ आरा ही माना गया। तो आगरा के अंदर जामा मस्जिद का निर्माण जहाँ आरा ने करवाया है। इसके अलावा 2 जो मस्जिदें हैं वो और प्रसिद्ध हैं जो पूछी जाती हैं। एक पूछी जाती है दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद है वो किसने बनाई है, और आगरा के अंदर जो मोती मस्जिद है वो किसने बनाई है। तो दिल्ली की जो मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनाई है, और आगरा की जो मोती मस्जिद है वो शाहजहां ने बनवाई है। निम्न में से किसे द एड गुरु ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। तो द एड गुरु ऑफ इंडिया ये माना जाता है प्रसून जोशी को। अगला है निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का मुख्य भंडार है या प्रमुख भंडार है। तो टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है छत्तीसगढ़ में। अगला है किसका बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त नाम से प्रसिद्ध है। देखिए अब जो दूसरा क्वेश्चन जो डिलीट हुआ है वो यही वाला प्रश्न है। इस क्वेश्चन को भी आयोग ने डिलीट कर दिया था। किसका बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त माना जाता है। तो आयोग ने पहले इसका आंसर बेकेट माना, लेकिन बाद में आयोग ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। इसका जो सही आंसर होना था वो ट्रेल होना था, इसको ट्रेल कर देना। ट्रेल इसका सही आंसर होना था, क्योंकि बेकेट के बंदोबस्त को 80 साला बंदोबस्त कहा जाता है, जबकि सन 80 का बंदोबस्त ट्रेल के बंदोबस्त को कहा जाता है। लेकिन आयोग ने पहले इसका आंसर बेकेट माना, लेकिन फिर क्वेश्चन डिलीट कर दिया, यानी कि बेकेट तो इसका आंसर नहीं है, ये कन्फर्म है। अगर बेकेट होता तो आयोग इस प्रश्न को डिलीट नहीं करता। ठीक है, तो हो सकता है ट्रेल हो, लेकिन कुछ कंफर्म ना हो आयोग के पास, इसीलिए उन्होंने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। यदि 534 बराबर 6 है, 876 बराबर 7 है, 782 बराबर 1 है, तो 646 कितना होगा। यहाँ पर उसने क्या किया है, जो आखिरी और पहला और आखिरी नंबर है उन दोनों को ऐड किया है और बीच वाले से सब्ट्रैक्ट किया है। अगर हम ऐसे ही इसमें करें, पहले और आखिरी वाले को जोड़ दें तो 12 और बीच वाले से घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी है। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, 1,86,292 यहाँ पे जनसंख्या है उत्तराखंड की। तो देखिए डायरेक्ट डाटा यहाँ पर पूछा गया। निम्न पहाड़ियों में से पूर्व पश्चिम दिशा की ओर सही अनुक्रम कौन सा होगा। तो बहुत ही ज़्यादा डीप क्वेश्चन था। जो भी इस साइड से डिनोट करते हो या जिन्होंने डिटेल में पढ़ा हो उत्तराखंड का, भारत का भूगोल, वो इसको कर पाए होंगे। ठीक है, उनको भी मुश्किल थोड़ी आई होगी।
तो इन पहाड़ियों का जो सही क्रम है वो कौन सा है यहाँ पर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नागा, मिकिर, खासी और गारो। भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ है, तो भारत के अंदर जो वित्त आयोग का गठन किया जाता है यह आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, इसका जो गठन होता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है 5 वर्षों के लिए। निम्न में से वर्ष 1919 में रोलेट एक्ट के खिलाफ किसने आंदोलन किया था। देखिए इस क्वेश्चन के ऊपर भी डाउट थे शुरू में जब आंसर की आई पहली वाली, क्योंकि रोलेट एक्ट के खिलाफ जो आंदोलन चला उसमें ये सभी लोग थे, लेकिन जो इनका प्रमुख माना गया वो जीबी पंत को माना गया। आयोग ने भी इसी को आंसर माना है, ऑप्शन डी को ही आंसर माना गया। ठीक है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में भारत के जो 8वीं अनुसूची है उसमें इसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है, तो जागेश्वर जो धाम है यह जटागंगा के किनारे है, अल्मोड़ा में यह स्थित है। अगला है भारतीय संविधान अधिनियम 1947 हाउस ऑफ कॉमन्स में किस तिथि को प्रस्तावित किया गया और किस तिथि को स्वीकृत किया गया। यानी कि जो इंग्लैंड की लोकसभा थी वहां पर इसे कब रखा गया प्रस्ताव को, ये रखा गया था 4 जुलाई 1947 को, और 18 जुलाई 1947 को भारत की आज़ादी का जो प्रस्ताव था वो वहां से पारित हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने केवल 97 क्वेश्चन लिए हैं। 2 क्वेश्चन रीजनिंग के थे जिनमें ड्राइंग बनानी थी, वो पीडीएफ में पॉसिबल नहीं थी, और एक क्वेश्चन थोड़ा सा वो लॉजिक का था कि आपको उसमें करेक्ट करना था कि कौन सा आप उसमें तर्क वाले जो क्वेश्चन थे। ठीक है, तो उसका भी कोई औचित्य नहीं था। तो 97 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं, आप इसको ज़रूर सॉल्व करें और बताएं आपका स्कोर यहाँ पे कितना रहा है टोटल के अंदर। ठीक है, जो फाइनल रिवाइज आंसर की थी उसके तहत मैंने आपको सभी आंसर बताए हैं, सभी आंसर बिल्कुल सही हैं। अब बात करते हैं इसके रिजल्ट की। देखिए 6 मई 2018 को यह पेपर हुआ और इसका जो रिजल्ट आया था इस एग्जाम का, ये आया था 19 सितंबर को, 19 सितंबर 2018 को, यानी कि लगभग 4 से 4.5 महीने के अंदर आयोग ने इसका रिजल्ट दिया। और 19 सितंबर को जैसे ही रिजल्ट आया, आयोग ने टाइपिंग के लिए लोगों को बुलाया 10 अक्टूबर को, यानी कि 20 दिन के अंदर अंदर आपको टाइपिंग के लिए बुला दिया गया। तो आपको जैसे ही आप एग्जाम दे के आते हैं आपको पता चल जाता है अपना परफॉर्मेंस के बारे में। आप अगर लगता है कि आपका कट ऑफ में नाम आ सकता है तो आप टाइपिंग एग्जाम के साथ ही शुरू कर दें, क्योंकि ज़्यादा टाइम आयोग नहीं देता है जब रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, इस भरोसे में ना रहें कि पहले रिजल्ट आ जाएगा फिर रिजल्ट देखेंगे और उसके बाद टाइपिंग शुरू करेंगे। एक चीज़ आपकी ये क्लियर हुई। दूसरी बात, अगर मेरिट की मैं बात करूँ तो मेरिट इसकी काफ़ी हाई गई थी। हाईएस्ट जो नंबर आए थे इस एग्ज़ाम के अंदर, किसी एक व्यक्ति के 88 नंबर यहाँ पे आए थे, बहुत सारे लोगों के 80 प्लस मार्क्स थे। और अगर मिनिमम की मैं बात करूँ तो देखिए 70 प्लस ही इसमें मैक्सिमम सेलेक्टेड हुए थे। अदर एग्जाम में क्या होता है कि कट ऑफ जो होती है वो 75, 74 से शुरू होती है और 60, 60, 58 तक पहुँच जाती है, लेकिन इसकी जो कट ऑफ थी बहुत कम जो बच्चे थे वो 70 से नीचे वाले थे जो सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, तो 72, 71 यही इसके अंदर मैक्सिमम मिनिमम कट ऑफ रही थी। मेरिट की काफ़ी हाई गई थी। ठीक है, 88 हाईएस्ट नंबर थे, और अगर आप सिलेक्शन की बात करें तो 70 प्लस ही यहाँ पे आए थे जो मिनिमम है। ठीक है, अदर एग्जाम में आपको पता है 60 तक मेरिट चली जाती है, किसी में 58 तक चली जाती है, लेकिन इसका जो मेरिट था वो काफ़ी हाई गई थी। ठीक है, तो इसके आधार पर ही आप तैयारी करें। और कैसा लगा आपको वीडियो, कैसा लगा आपको इसका एक्सप्लेनेशन, वो बिल्कुल आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसी भी क्वेश्चन पर अगर डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।